पहले। तो जैसे मान लो हमने लिया, लेट्स से वी हैव ब्यूटेन 1 ऑल, ठीक है। और इस ब्यूटेन 1 ऑल पर हमने डाला, सबसे पहले हमने डाला कॉन्सेंट्रेटेड HCl प्लस ZnCl2, तो बताइए क्या बनेगा। और दूसरे केस में हमने डाला इसके ऊपर हाइड्रोजन ब्रोमाइड HBr, तो बताइए क्या बनेगा। और तीसरे केस में हमने इसके ऊपर डाला SOCl2, तो आपको बताना है क्या बनेगा, ठीक है। ये पहला पार्ट हो गया। और दूसरा पार्ट हम यहाँ पर लेते हैं। लेट्स टेक, हमने लिया इनके आंसर्स आप रेडी रखिए कि इनमें रेस्पेक्टिव क्या प्रोडक्ट्स बनेंगे। चलिए, यस, तो बताइए पहले वाले में ब्यूटेन 1 ऑल पर हमने डाला कॉन्सेंट्रेटेड HCl प्लस ZnCl2, ये ल्यूकास रिएजेंट है और ये है प्राइमरी अल्कोहल। सर यस, सर पहले वाले का नो रिएक्शन। पहले वाले का नो रिएक्शन। सर सेकंड, सेकंड का 1 ब्रोमो ब्यूटेन। 1 ब्रोमो ब्यूटेन। फिर से सोच लो, क्या सेकंड में 1 ब्रोमो ब्यूटेन बनेगा या 2 ब्रोमो ब्यूटेन बन सकता है। सर 2 ब्रोमो ब्यूटेन बनेगा। सोच लो सोच लो, क्यों 2 ब्रोमो ब्यूटेन बनना चाहिए। सर मार्कोनिकॉफ रूल लगेगा। मार्को नहीं कहा, और उससे क्या लेना देना है। सॉरी 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 सर अच्छा, और कोई आंसर देना चाहेगा। यस, एनीबडी एल्स वुड लाइक टू से। 1 ब्रोमोब्यूटेन। 1 ब्रोमो ब्यूटेन, ठीक है। देखो, यहाँ पर कुछ कुछ लोगों का ये डाउट हो सकता है कि सर ऐसा भी हो सकता है यहाँ पर कि हमने लिया CH3 CH2 CH2 CH2OH, तो कुछ लोग ये भी कह सकते हैं कि सर आपने इसमें डाला HBr, ये देगा H प्लस Br माइनस, ये OH सबसे पहले प्रोटोनेट हो जाएगा, OH ने इस पे अटैक किया H प्लस प्लस, तो ये बना CH3 CH2 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 OH2 प्लस। फिर बाद में ये इलेक्ट्रॉन्स ऑक्सीजन पर चले गए, तो हमें मिला कार्बोकेटायन, समथिंग लाइक दिस। फिर कोई ऐसे बोल सकता है कि सर इसमें कार्बोकेटायन का रीअरेंजमेंट हो सकता है क्योंकि अभी ये प्राइमरी है, तो अगर इसमें मिथाइल शिफ्ट हुआ तो ये बन जाएगा सेकेंडरी कार्बोकेटायन। फिर इस पे आपका Br माइनस अटैक करेगा और फिर ये हो जाएगा Br। तो कुछ लोग ऐसा भी बोल सकते हैं, लेकिन एनसीईआरटी के हिसाब से ये आंसर गलत है, ठीक है। एनसीईआरटी के हिसाब से 2 ब्रोमोब्यूटेन आंसर गलत है। क्यों गलत है? बिकॉज अब आपने पहले पढ़ा होगा कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस, SN रिएक्शन दो तरह की होती है हमारे पास मेनली, SN1 होता है और SN2 होता है, ठीक है। तो जब भी कार्बोकेटाइन स्टेबिलिटी जब कार्बोकेटाइन बनता है और कार्बोकेटाइन इंटरमीडिएट होता है, तब हम उसको हम बोलते हैं SN1। अदरवाइज अगर कार्बोकेटाइन नहीं बनता तो उसको हम बोलते हैं SN2। और SN1 कब कब होगी? जब कार्बोकेटाइन ज्यादा स्टेबल है, जब काफी स्टेबल कार्बोकेटाइन बनता है। अब इस केस में यहाँ पर देखो, प्राइमरी कार्बोकेटाइन है, तो प्राइमरी कार्बोकेटाइन जब बनता है तो भले ही रीअरेंजमेंट होके वो सेकेंडरी बन जाए, इन केसेस में SN2 की रेट ज्यादा होती है एज कंपेयर टू SN1। तो हियर SN2 इज मोर प्रिफर्ड एज कंपेयर टू SN1। अगर SN2 होगा तो इसका मतलब क्या है कि सिर्फ एक तरफ से OH माइनस निकलेगा और दूसरी तरफ से Br माइनस आके जुड़ जाएगा, तो यहाँ पर SN2 रिएक्शन होती है। SN1 कब होगी? जब टर्शियरी कार्बोकेटाइन होगा हमारे पास। SN1 will be mostly preferred if we have tertiary carbocation, या फिर सेकेंडरी में भी हो जाएगा अगर वो कार्बोकेटाइन कुछ हद तक स्टेबल है, उस पर कुछ स्टेबिलाईजिंग ग्रुप्स लगे हुए हैं, रेजोनेंस हो या कोई प्लस M वाला ग्रुप लगा हो, उन सारे केसेस में हम बोल सकते हैं कि सेकेंडरी के केस में भी हो सकता है। लेकिन जनरली अगर कुछ नहीं है, अगर प्लेन कार्बन चेन है सेकेंडरी में, देन इट विल नॉट गो फॉर SN1, इट विल गो फॉर SN2। तो अगर SN2 होगा तो कार्बोकेटाइन नहीं बनेगा और सिंपली OH हटेगा और न्यूक्लियोफाइल आगे जुड़ जाएगा, तो यहाँ पर प्रोडक्ट बनेगा Br।
1 ब्रोमो ब्यूटेन। क्या ये सबको समझ में आता है? यस सर। ठीक है, विकास क्या है, क्लियर है? ठीक है, तो यहाँ पर आपको ये याद रखना है कि अगर उतना ज्यादा स्टेबल कार्बोरेटर नहीं है देन विल नॉट गो फॉर SN1, विल गो फॉर SN2। ठीक है, अच्छा, ये SOCl2 देखो, SOCl2 थायोनिल क्लोराइड, थायोनिल क्लोराइड से हमें क्या प्रोडक्ट मिल सकता है? 1 क्लोरोब्यूटेन। यस, 1 क्लोरोब्यूटेन। ठीक है, अच्छा, फिर बताइए सेकंड में क्या मिलेगा? ल्यूकास रिएजेंट। हमने टर्शियरी अल्कोहल के ऊपर डाला ल्यूकास रिएजेंट, तो क्या मिल सकता है यहाँ पर? बताइए, क्या टर्शियरी अल्कोहल रिएक्शन करेगा ल्यूकास रिएजेंट के साथ? यस और नो? यस सर। करेगा, तो क्या प्रोडक्ट मिल जाएगा हमें? सिर्फ ये जो OH है ये क्लोरीन से रिप्लेस हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब HBr के साथ यहाँ पर क्या बनेगा? क्या सर यहाँ वो पर, इसी जगह बिल जाएगा। हाँ, SN1 होगी या SN2 होगी? SN1। SN1। ठीक है, यहाँ पर हुई थी SN2, तो यहाँ पर आपको मिल जाएगा इस तरह से, और यहाँ पर लग जाएगा Cl, सेम प्रोडक्ट। क्या ये चीज, ये एग्जांपल सबको समझ में आता है? बताइए, किसी को कोई डाउट है इसमें? नो सर। ओके, चलिए, तो लास्ट हमने डिस्कस किया था रिएक्शंस ऑन फिनॉल। सो वी वर डिस्कसिंग अबाउट रिएक्शंस ऑन फिनॉल, कि फिनॉल पर किस तरह की रिएक्शंस होती हैं। इन रिएक्शंस को इन जनरल हमने क्या नाम दिया था? एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक है, कि यहाँ पर जो बेंजीन रिंग होती है वो एक न्यूक्लियोफिलिक सेंटर की तरह बिहेव करती है, तो वो किसी इलेक्ट्रोफाइल पर अटैक करती है, और इलेक्ट्रोफाइल का सब्स्टिट्यूशन होता है यहाँ पर बेंजीन रिंग पर। तो हमने एक एग्जांपल लिया था लास्ट क्लास नाइट्रेशन का, तो पहला केस हमने यहाँ पर डिस्कस किया था, दैट वाज ऑफ नाइट्रेशन। ठीक है, तो आज हम सेकंड टाइप ऑफ रिएक्शंस की यहाँ बात करते हैं। सो लेट अस फर्स्ट डिस्कस अबाउट हेलोजिनेशन रिएक्शन। हेलोजिनेशन से हमारा मतलब है फिनॉल पर किसी हेलोजन का आके जुड़ना। ठीक है, तो अब देखो कि यहाँ पर जनरली जनरली जब भी हमें किसी बेंजीन रिंग पर कोई हेलोजन ग्रुप ऐड करना होता है तो उसके लिए हम क्या करते हैं, कोई लुईस एसिड हम डालते हैं। ठीक है, जनरली हम बात कर रहे हैं, लेट अस से मेरे पास कोई बेंजीन रिंग है यहाँ पर, और मान लो मैं चाहता हूं कि इस बेंजीन रिंग पर क्लोरीन जुड़ जाए, तो मैंने क्या करना होता है, यहाँ पर Cl2 प्लस AlCl3, हमें साथ में कोई लुईस एसिड यूज करना पड़ता है ताकि वो इस क्लोरीन को पोलराइज करे और Cl प्लस बने और Cl प्लस यहाँ पर जाके जुड़ जाए। तो इस केस में यहाँ पर हमें मिलता है क्लोरोबेंजीन। लेकिन जब हम फिनॉल की बात करते हैं तो फिनॉल का अगर मुझे हेलोजिनेशन करवाना है तो उस केस में मुझे यहाँ पर किसी लुईस एसिड की जरूरत नहीं पड़ती। क्यों नहीं पड़ती है? बिकॉज हमारे पास बेंजीन रिंग पर यहाँ पर ऑलरेडी एक OH ग्रुप लगा हुआ है। तो बताइए, ये OH ग्रुप जो है क्या ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है? ठीक है, हम ये जानते हैं कि OH इज अ इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, ये प्लस M के थ्रू बेंजीन में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाता है। तो इस केस में यहाँ पर मुझे किसी लुईस एसिड के साथ रिएक्शन करने की जरूरत नहीं पड़ती है। या तो आप इसे ऐसे लिख दो या फिर आप सिंपली यहाँ पर FeBr3 भी लिख सकते हैं। ठीक है, या तो आप इसे ऐसे लिखें या फिर आप सिर्फ लिख सकते हैं यहाँ पर दैट वी आर यूजिंग Fe plus Br2।
तो इस तरह हमें यहाँ पर किसी लुईस एसिड की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। इसके बिना ही हम क्या यूज करते हैं यहाँ पर, वी डायरेक्टली यूज ब्रोमीन, बिकॉज ये ऑलरेडी एक एक्टिवेटेड है। दिस बेंजीन रिंग इज ऑलरेडी एक्टिवेटेड ड्यू टू प्लस एम इफेक्ट ऑफ OH। तो यहाँ पर हम Br2 डायरेक्टली यूज करते हैं, और कुछ सॉल्वेंट्स हम यहाँ पर यूज करते हैं जैसे CHCl3 या फिर कार्बन डाइसल्फाइड। ये सॉल्वेंट्स हम यहाँ पर यूज करते हैं, ठीक है। तो डायरेक्टली यहाँ पर ब्रोमिनेशन होता है, तो Br2 will break into Br plus and Br minus, और Br plus ऐसे इलेक्ट्रोफाइल इस बेंजीन रिंग पर जुड़ जाएगा। तो बताइए यहाँ पर क्या प्रोडक्ट्स बन सकते हैं। ऐसे इलेक्ट्रोफाइल Br plus इस पे जुड़ने वाला है, तो वो किस पोजीशंस पर जुड़ सकता है। क्या फिनॉल के ऑर्थो और पैरा पोजीशंस पर Br जुड़ सकता है। यस सर। बताइए इनमें से कौन सा ज्यादा स्टेबल होगा। पैरा। पैरा प्रोडक्ट विल बी मोर स्टेबल, तो दिस इज द मेजर प्रोडक्ट एंड ऑर्थो ब्रोमोफिनॉल इज माइनर प्रोडक्ट। ओके, तो इस तरह से हम ब्रोमिनेशन करते हैं यहाँ पर, और लुईस एसिड की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, ठीक है। लेकिन अगर यही रिएक्शन हम फिनॉल पर करते हैं, देखो जब हमने यहाँ पर CHCl3 और CH2 यूज किया तो इनकी पोलैरिटी थोड़ी कम होती है। आप बोल सकते हैं कि दीज आर लेस पोलर। तो ये Br प्लस और Br माइनस इनमें कम पोलैरिटी क्रिएट करते हैं, और इससे सिर्फ ऑर्थो या पैरा पर अटैक होता है। लेकिन अगर हमने फिनॉल पर यूज किया एक हाईली पोलर सॉल्वेंट, जैसे मान लो अगर मैंने यूज किया ब्रोमीन प्लस वाटर, इसको हम ब्रोमीन वाटर भी बोलते हैं। अगर मैंने ब्रोमीन वाटर यूज किया तो वाटर बीइंग अ हाईली पोलर सॉल्वेंट, ये सारी ऑर्थो और पैरा पोजीशंस पर Br को जोड़ देता है। तो इस तरह से हमें 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनॉल मिलता है, और ये एक व्हाइट प्रेसिपिटेट की तरह हमें दिखाई पड़ता है, ठीक है। तो जो H यहाँ से बाहर निकलेंगे वो हमें मिल जाएंगे HBr की फॉर्म में। तो ऑफ कोर्स यहाँ पर हम इसके 3 मोल यूज करेंगे, तो यहाँ पे हमें मिलेगा 3HBr। दिस इज अ व्हाइट प्रेसिपिटेट, ये एक व्हाइट प्रेसिपिटेट की फॉर्म में बनता है 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनॉल, ठीक है। क्या यहाँ तक हमें सब कुछ क्लियर है। बताइए, इज दिस क्लियर टू एवरीवन। सर औरतों पे ब्रोमीन आएगा ना। हाँ सॉरी सॉरी मेरी मिस्टेक। ओके थैंक यू। चलिए अब हम आगे चलते हैं और एक बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन की यहाँ पर बात करते हैं। सो लेट्स नेम दिस एज, अभी तक हमने क्या देखा, एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ठीक है। नाउ अब यहाँ पर हम नेक्स्ट कैटेगरी की बात करते हैं। लेट्स से नंबर 2, वी कॉल इट एज राइमर टाइमन रिएक्शन। सो वी कॉल इट एज राइमर टाइमन रिएक्शन, ठीक है। इन शॉर्ट इसे आप याद रख सकते हो RTR। तो अब यहाँ पर होता क्या है, राइमर टाइमन रिएक्शन में हम फिनॉल पर डालते हैं क्लोरोफॉर्म इन प्रेजेंस ऑफ एक्वस KOH और एक्वस NaOH। तो हम डिटेल में ये रिएक्शन समझ लेते हैं, लेकिन मैं पहले आपको शॉर्ट में बता देता हूँ कि आपको याद क्या रखना है। तो फिनॉल पर हमने डाला क्लोरोफॉर्म CHCl3, क्लोरोफॉर्म प्लस एक्वस NaOH, या फिर आप एक्वस KOH भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। ये हमने ऐसे रिएजेंट यूज किया है यहाँ पर। तो अब आपको ये ध्यान रखना है कि इस रिएक्शन में फाइनल प्रोडक्ट जो हमें मिलता है, द फाइनल प्रोडक्ट इज दिस, इसे हम बोलते हैं 2 हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड। इसे आप 2 हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड बोल सकते हैं अकॉर्डिंग टू IUPAC।
सो यू कैन कॉल इट एज 2-hydroxybenzylaldehyde, और इसका कॉमन नेम अगर हम देखें तो दिस इज ऑल्सो नोन एज सैलिसिल्डिहाइड. दिस इज ऑल्सो नोन एज सैलिसिल्डिहाइड. जैसे हमने लास्ट क्लास में एक प्रोडक्ट देखा था सैलिसिलिक एसिड. सैलिसिलिक एसिड क्या होता है? सिर्फ यहाँ पर CHO की जगह लग जाएगा COH, उसे हम बोलते हैं सैलिसिलिक एसिड, और इसे बोलते हैं सैलिसल्डिहाइड. ठीक है, तो ये रिएक्शन होती है यहाँ पर. ठीक है, तो हमने पहले स्टेप में क्या डाला? क्लोरोफॉर्म प्लस एक्वस NaOH या फिर एक्वस KOH, ये हमारा पहला स्टेप है. और सेकंड स्टेप में हम इसको करते हैं हाइड्रोलाइज यूजिंग H+. तो ये रिएक्शन होती है. अब इस रिएक्शन को जरा हम डिटेल में समझते हैं कि इस रिएक्शन में होता क्या है. व्हाट इज द मैकेनिज्म फॉर दिस रिएक्शन? ये रिएक्शन काफी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, तो आपको ये अच्छे से समझना है और याद रखना है. लेट अस सी इट्स मैकेनिज्म. ठीक है, देखो हमारे पास है सबसे पहले फिनॉल. ये हमने लिया फिनॉल. ठीक है, अब फिनॉल पर हम डाल रहे हैं यहाँ पर क्लोरोफॉर्म अलोंग विद NaOH. क्लोरोफॉर्म अलोंग विद NaOH. ठीक है, NaOH इज ए स्ट्रॉन्ग बेस, और हम ये ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि फिनॉल का जो हाइड्रोजन है ये हाइड्रोजन एसिडिक होता है. तो ये NaOH यहाँ पर क्या करेगा? फिनॉल के साथ एसिड बेस रिएक्शन करता है. ये OH- यहाँ अटैक करता है, इस H को यहाँ से रिमूव कर देता है, और यहाँ से वाटर बाहर निकल जाता है. तो यहाँ पर हमें क्या मिल जाता है? फिनॉक्साइड आयन. वी गेट हियर O-. ठीक है, O- Na+. वो Na+ को मैं जानबूझ के नहीं लिख रहा हूँ यहाँ पर, आपको क्लियरली दिखाने के लिए. तो हमें यहाँ पर मिला ये फिनॉक्साइड आयन. ठीक है, अब ये जो फिनॉक्साइड आयन है ये फर्दर रिएक्शन करता है क्लोरोफॉर्म के साथ. चलो उससे पहले हम यहाँ पर एक चीज और देख लेते हैं. ठीक है, अभी इस रिएक्शन को आप यहीं पर रोको. अब मैं आपको यहाँ पे एक चीज और बताता हूँ. हमारे पास ये है क्लोरोफॉर्म. देखो क्लोरोफॉर्म की खासियत क्या है कि क्लोरोफॉर्म में एक हाइड्रोजन है जो एक ऐसे कार्बन से जुड़ा है जिस पर एक नहीं, दो नहीं, तीन तीन क्लोरीन ग्रुप लगे हुए हैं. अब मुझे ये बताइए कि ये क्लोरीन जो है ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है या इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है? विड्रॉइंग. ठीक है, इस क्लोरीन का क्या होता है? -M या फिर -I? -है. माइनस. देखो आपको हमेशा ये याद रखना है कि इन केस ऑफ हेलोजेंस इनके पास लोन पेयर है. देखो आप कैसे पहचानते हो कि +M होता है या -M होता है? आप कैसे पहचानते हो कि किसी कोई ग्रुप जो है वो -I शो करता है, +I शो करता है, या +M शो करता है, या -M शो करता है? आप कैसे पहचानते हैं? +M पे अगर लोन पेयर है तो, मतलब लोन पेयर है तो +M, ठीक है. और डबल बॉन्ड है तो -M. ठीक है, तो बताइए क्या क्लोरीन पर लोन पेयर है? हाँ. हाँ, तो जब मान लो किसी बेंजीन सिस्टम से या फिर किसी भी कॉन्जुगेटेड सिस्टम से अगर क्लोरीन लगा है, तो ऑल्दो क्लोरीन के पास लोन पेयर है, बट इन केस ऑफ सच हेलोजेंस उसका -I ज्यादा पावरफुल होता है देन कंपेयर टू इट्स +M. ऑल्दो इसके पास लोन पेयर होता है लेकिन इसका -I ज्यादा पावरफुल होता है एज कंपेयर टू +M. तो ये तीन तीन -I वाले ग्रुप लगे हुए हैं इसके पास. तीन तीन -I वाले ग्रुप लगे हैं और वो इससे इलेक्ट्रॉन्स विड्रॉ कर रहे हैं. तो उसकी वजह से ये हाइड्रोजन भी है, ये हाइड्रोजन भी एसिडिक होता है. दिस हाइड्रोजन इज ऑल्सो एसिडिक इन नेचर. तो इसके ऊपर हमारा OH- जो कि हमने बेस यहाँ पर यूज किया है. अब आपको ये हमेशा ध्यान रखना है कि इस रिएक्शन में NaOH हमने एक्सेस क्वांटिटी में यूज किया हुआ है. जितना NaOH जरूरत है उतना भरपूर NaOH है हमारे पास. तो अब ये OH- यहाँ पर इस H पर अटैक करता है, और ये H यहाँ पर निकल जाता है बाहर. ठीक है, तो जब ये H यहाँ से बाहर निकलेगा, जब ये H यहाँ से बाहर निकलेगा तो ये इलेक्ट्रॉन्स मिल जाएंगे इस कार्बन को, और यहाँ पर मिला हमें CCl3-. हमें मिला CCl3-. ठीक है, अब क्या होता है कि यहाँ से एक क्लोरीन बाहर निकल जाता है, वन Cl- मूव्स आउट, सो वी गेट हियर CCl2. CCl2 हमें यहाँ मिला. अब देखो मुझे ये बताओ कि क्या इस कार्बन की वैलेंसी पूरी है या इनकम्प्लीट है? क्या इस कार्बन का ऑक्टेट Incomplete. इनकम्प्लीट है?
इस कार्बन के पास इनफैक्ट यहाँ पर एक वेकेंट पी ऑर्बिटल है, तो उसकी वजह से ये एक इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव करता है। दिस इज द इलेक्ट्रोफाइल। ठीक है, ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको याद रखना है इस रिएक्शन में, इस राइमर-टाइमर रिएक्शन में CCl2 इज द इलेक्ट्रोफाइल जो बेंजीन पर जाकर जुड़ता है, मतलब इनफैक्ट फिनॉक्साइड आयन पर जाके जुड़ता है। क्या ये सबको समझ में आया कि ये CCl2 कैसे बना? यस सर। अब हमारे पास था फिनॉक्साइड आयन। देखो ध्यान से समझना आप इस रिएक्शन को, इसका मैकेनिज्म काफी इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। हमारे पास ये फिनॉक्साइड आयन था, ऑक्सीजन यहाँ से अपने लोन पेयर्स देता है बेंजीन रिंग में, और अब हमारे पास है यहाँ पर इसके साथ CCl2। हमारे पास ये CCl2 एज इलेक्ट्रोफाइल है, तो O- ने अपने इलेक्ट्रॉन्स दिए बेंजीन रिंग में, और यहाँ से ये जो यहाँ से ये जो डबल बॉन्ड है बेंजीन का, दिस डबल बॉन्ड ऑफ द बेंजीन अटैक्स ऑन दिस कार्बन, तो हमें कुछ इस तरह से प्रोडक्ट मिलता है, that we here we get double bond O, this double bond is as it is, और यहाँ पर हम ये देख सकते हैं कि ये जो कार्बन है, ये जो बेंजीन वाला कार्बन है, ये यहाँ पर इस CCl2 से जुड़ता है इस तरह से, और CCl2 को इलेक्ट्रॉन्स मिले तो इस पर आ गया नेगेटिव चार्ज, और यहाँ पर लगा हुआ है H। ठीक है, नाउ टू मेक द सिस्टम मोर स्टेबल, अभी देखो इसकी एरोमेटिसिटी ब्रेक हो चुकी है सिस्टम की, तो ये सिस्टम फिर से चाहेगा अपनी एरोमेटिसिटी गेन करना, तो ये इलेक्ट्रॉन्स फिर से यहाँ आते हैं, और दिस इलेक्ट्रॉन्स अगेन गो बैक टू ऑक्सीजन, और जो यहाँ से H बाहर निकलता है, जो H प्लस यहाँ से बाहर निकला, दिस H प्लस कम्स एंड अटैक्स ऑन CCl2 माइनस, तो अब यहाँ पर एरोमेटिसिटी कंप्लीट हो गई है इस तरह से, और ऊपर है हमारे पास O माइनस, और यहाँ पर ये हाइड्रोजन शिफ्ट हो चुका है, और ये बना CHCl2। ठीक है, ये मिला हमें। नाउ अनदर थिंग टू रिमेंबर इज इन दिस रिएक्शन, दिस इज आवर रिएक्शन इंटरमीडिएट, इसे हम बोलते हैं रिएक्शन इंटरमीडिएट। दिस इज आवर रिएक्शन इंटरमीडिएट। क्या यहाँ तक सबको समझ में आता है? यस सर। सर हाँ बोलो। सर उस H ने O पे अटैक क्यों नहीं किया? दिस देखो यहाँ पर CCl2 माइनस पर कार्बन नेगेटिव है, दिस इज ऑन द सेम कार्बन, दिस बोथ आर अटैच्ड ऑन द सेम कार्बन एटम, सो दैट्स व्हाई दे आर वेरी क्लोज, एंड इसीलिए हाइड्रोजन पहले यहाँ शिफ्ट कर जाता है। ठीक है, हाइड्रोजन पहले यहाँ शिफ्ट कर जाता है बिकॉज दे आर ऑन द सेम कार्बन, बस इतना ही आप समझ सकते हैं इसमें। ओके सर। ठीक है, तो अब ये इंटरमीडिएट बनता है यहाँ पर CHCl2। अब हमारे पास OH माइनस तो काफी ढेर सारी क्वांटिटी में है, तो OH माइनस फर्दर इस पे अटैक करता है, इसको मैं ऐसे लिख लेता हूँ इन शॉर्ट। अब OH माइनस ने यहाँ पर अटैक किया, और ये सारे बन गए OH और OH। ठीक है, ये दो Cl माइनस यहाँ से बाहर निकल गए, और ये बन गया CHOH। अब देखो एक ही कार्बन पर, एक सिंगल कार्बन पर दो OH ग्रुप अनस्टेबल होते हैं, तो यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल इस तरह से बाहर निकल जाता है, दिस वाटर मॉलिक्यूल्स कम्स आउट, एंड हियर वी गेट बेंजीन O माइनस CHO, तो ये हमें एक अल्डिहाइड मिल गया ऑर्थो पोजीशन पर। फिर इसका हम कर देते हैं एसिडिफिकेशन, या फिर आप बोल सकते हो हाइड्रोलिसिस, तो फाइनली हमें मिल जाता है फिनॉल, और ऑर्थो पोजीशन पर CHO। दिस इज आवर डिजायर्ड प्रोडक्ट व्हिच इज नोन एज सैलिसल्डिहाइड। बताइए क्या ये आपको समझ में आता है? सर एक बार बताइए, स्टार्टिंग से बताओगे आप? किसी पर्टिकुलर स्टेप में डाउट है या कहाँ डाउट है? नो बस स्टार्टिंग से रिवीजन टाइप। देखो हमने लिया क्लोरोफॉर्म, अच्छा क्लोरोफॉर्म तो आपने देखा ही होगा, कितनों ने क्लोरोफॉर्म देखा है? Yes, sir. Yes, sir. कहाँ देखा है आपने क्लोरोफॉर्म? Sir, sir ने दिखाया केमिस्ट्री लैब वाले।
अच्छा, केमिस्ट्री लैब में ही दिखा दिया क्या? अच्छा, कभी आपने यूज किया है क्लोरोफॉर्म? नो सर, अलाउड नहीं है। अलाउड नहीं है। अगर आप किसी को बेहोश करना चाहते हैं तो आप क्लोरोफॉर्म यूज कर सकते हैं, ठीक है। क्लोरोफॉर्म इज यूज्ड फॉर एनेस्थीसिया, ठीक है, फॉर एनेस्थीसिया इट इज यूज्ड। तो हमने लिया क्लोरोफॉर्म। अब क्लोरोफॉर्म का जो हाइड्रोजन था, ये हाइड्रोजन एसिडिक होता है। क्यों होता है? बिकॉज इस हाइड्रोजन पर 3 क्लोरीन लगे हुए हैं जिनका माइनस का इफेक्ट है। तो ये हाइड्रोजन काफी एसिडिक होता है और इस एसिडिक हाइड्रोजन को चुराने के लिए बेस इस पर अटैक करता है, H+ को बाहर निकाल देता है, तो बना CCl3-। अब CCl3- में से क्लोरीन एज ए लिविंग ग्रुप बाहर निकल जाता है और एक इलेक्ट्रोफाइल बच जाता है जो है CCl2। तो आपको याद रखना है कि राइमर टाइमन रिएक्शन में जब हम क्लोरोफॉर्म यूज करते हैं तो हमें CCl2 इलेक्ट्रोफाइल मिलता है, ठीक है, CCl2 मिला हमें। अब जो फिनॉक्साइड आयन बना था, वो फिनॉक्साइड आयन CCl2 पर अटैक करता है और ऑर्थो पोजीशन पर इस तरह से CCl2 जुड़ा और हाइड्रोजन का रीअरेंजमेंट हुआ और हमें मिला CHCl2। ये कंपाउंड हमें मिलता है एज एन इंटरमीडिएट, ठीक है। फिर हमने यूज किया था NaOH, तो इसको मैं यहाँ लिख देता हूँ, ठीक है, इसको हम यहाँ पे लिख लेते हैं कि ये जो इंटरमीडिएट मिला हमें, इस इंटरमीडिएट पर 2 मोल NaOH की रिएक्शन हुई तो उससे हमें ये प्रोडक्ट मिला, जहां पर Cl हट के लग गए 2 OH। अब एक कार्बन पर 2 OH अनस्टेबल होते हैं तो इस तरह से वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकल गया और हमें मिला CHO। फिर इसका हमने कर दिया एसिडिफिकेशन, तो फाइनली वी गॉट 2 हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड which is also known as salicylic। Is this clear? Yes, sir. तो ये आपको याद रखना है कि राइमर टाइमन रिएक्शन में जब हम क्लोरोफॉर्म यूज करते हैं तो हमें सैलिसल्डिहाइड मिलता है, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक? यस सर। अब राइमर टाइमन रिएक्शन का एक दूसरा वर्जन हम देखते हैं, तो मैं यहाँ पर शॉर्ट में लिख देता हूँ, राइमर टाइमन रिएक्शन विद CCl4 प्लस एक्वस NaOH। इस बार क्लोरोफॉर्म की बजाय हम यूज कर रहे हैं CCl4, ठीक है। तो देखो अब क्या होगा, यहाँ पर हमने लिया फिनॉल, ठीक है, ऐसे फिनॉल लिया हमने और फिनॉल पर हमने डाल दिया इस बार क्लोरोफॉर्म की बजाय CCl4 प्लस एक्वस NaOH। आप तो जानते हैं ये एक बेस की तरह बिहेव करता है, स्ट्रॉन्ग बेस है आखिर, और H+ को हटा लेता है यहाँ से। तो ये क्या बन जाएगा, सबसे पहले तो हमारे पास फिनॉक्साइड आयन, ये इस तरह से हमारे पास बना सोडियम फिनॉक्साइड आयन, ठीक है। अब इसके साथ में हमने यूज किया था CCl4, तो CCl4 हमने यूज किया है इसके साथ। तो आप जानते हैं कि यहाँ पर ऑक्सीजन के पास 3 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये अपने इलेक्ट्रॉन्स जब बेंजीन रिंग में देगा तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये इस कार्बन पर अटैक करते हैं और एक Cl- को धक्का मार के बाहर निकाल देते हैं, ठीक है। तो इन्होंने एक Cl को यहाँ से बाहर निकाल दिया, तो Cl यहाँ पर बाहर निकल गया और फाइनली यहाँ पर हमें मिला डबल बॉन्ड O, और ये जो पाई बॉन्ड्स हैं ये रहे एज इट इज, और यहाँ पर एक हाइड्रोजन था, ये हाइड्रोजन मैं आपको स्पेसिफिकली दिखा रहा हूँ यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास है CCl3 इस तरह से, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पर एरोमेटिसिटी ब्रेक हो चुकी है, तो उसके लिए ये हाइड्रोजन फिर से अपने इलेक्ट्रॉन्स देगा, ये ऑक्सीजन फिर से अपने इलेक्ट्रॉन्स ले लेगा, तो यहाँ पर बना, यहाँ पर अब एरोमेटिसिटी कंप्लीट हो गई, O- फिर से मिल गया हमें और ये H यहाँ से हटके इस पे चिपक जाएगा इस O- पर, तो ये क्या बन जाएगा फिर से OH, ये बना OH। और यहाँ पर है आपके पास CCl3, 3 क्लोरीन इस कार्बन से जुड़े हुए हैं। अब जो हमने NaOH यूज किया है वो OH- इस पे फिर से अटैक करते हैं और बारी बारी से इन तीनों क्लोरीन को यहाँ से सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, तो यहाँ पर हमें मिलता है इन तीनों क्लोरीन की बजाय यहाँ पर लग जाएगा OH। तो ये है हमारे पास फिनॉल और यहाँ पर है 3 OH ग्रुप्स जो कि एक ही कार्बन पर जुड़े हैं। अब एक कार्बन पर अगर 2 OH ग्रुप जुड़े हों दैट मेक्स द कार्बन अनस्टेबल, तो यहाँ पर तो 2 क्या 3 OH जुड़े हैं एक साथ, तो फिर से यहाँ पर
वाटर मॉलिक्यूल निकल जाता है इस तरह से, इस तरह से यहाँ पर वाटर मॉलिक्यूल निकल जाता है। तो जब वाटर मॉलिक्यूल यहाँ से निकलता है, so what is left behind is we have फिनॉल, और ऑर्थो पोजीशन पर हमें मिल जाता है COH। ठीक है, अब सिंस हमने यहाँ पर NaOH डाल रखा है, तो ये सारे H+ को फिर से निकाल सकता है, तो उसी के लिए हमें यहाँ पर एसिडिफिकेशन करना पड़ता है। तो हमें यहाँ पर एसिडिफिकेशन करना पड़ता है फाइनली, ताकि हमें जो है एसिडिक हाइड्रोजन के साथ में ये मिले। ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, बताइए इसका नाम क्या था? सैलिसिलिक एसिड। यस, इस सुंदर से कंपाउंड का नाम था सैलिसिलिक एसिड। ठीक है, तो अगर रायमर-टाइमन रिएक्शन में, ये आपको थोड़ा सा डिफरेंस पता होना चाहिए कि अगर रायमर-टाइमन रिएक्शन में एग्जाम में हमें दिया है CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड, अगर CCl4 दिया है तो मुझे मिलेगा सैलिसिलिक एसिड। अगर CCl4 की जगह मुझे क्लोरोफॉर्म दिया है तो मिलेगा सैलिसल्डिहाइड। क्या ये डिफरेंस समझ में आता है हमें? यस। ठीक है, अब मुझे ये बताइए कि मान लो इस मौसम में मुझे फीवर आ गया, तो फीवर के लिए मुझे एस्पिरिन की जरूरत पड़ेगी, तो क्या इस सैलिसिलिक एसिड से मैं एस्पिरिन बना सकता हूँ? आप इससे एस्पिरिन कैसे बना सकते हैं? अच्छा, सबसे पहले मुझे ये बताइए कि एस्पिरिन होता क्या है? एस्पिरिन का आप मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कैसे लिखेंगे, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला? एनीवन? Yes, can anyone help me to reduce my fever by giving me aspirin? Yes? सैलिसिलिक एसिड से एस्पिरिन, यस बताओ, बताइए। सर सैलिसिलिक एसिड एनहाइड्राइड ऐड करेंगे तो उससे बनता है ना एस्पिरिन। यस, गुड। ठीक है, तो इस सैलिसिलिक एसिड पर आपको सिर्फ एक काम करना है कि आपको इसमें 1 मोल डालना है एसिटिक एनहाइड्राइड। ठीक है, जब आपने इसमें 1 मोल एसिटिक एनहाइड्राइड डाल दिया Fe2O इन प्रेजेंस ऑफ एसिडिक मीडियम, तो यहाँ पर आपको मिल जाएगा, यहाँ पर एस्टरिफिकेशन रिएक्शन हो जाएगी, और ये COH तो एज इट इज रहेगा, यहाँ पर बन जाएगा OCO-CH3, इसे हम बोलते हैं एस्पिरिन। ठीक है, ये काफी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, इसीलिए मैंने इसको फिर से यहाँ पर डिस्कस किया है। क्या ये रिएक्शन सबको समझ में आती है? इज दिस क्लियर विद एवरीवन? सर वो क्या लिखा है आपने? AC AC2O का मतलब है डबल एयर कंडीशनर विद ऑक्सीजन। AC2O का मतलब है इस तरह से, देखो AC का मतलब है एसिटाइल ग्रुप, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ CH3 COO CO CH3 AC2O। समझ में आता है? एसिटिक yes एनहाइड्राइड। sir ठीक है, इज दिस क्लियर टू एवरीवन? बताइए। चलिए आगे चलते हैं। तो ये हमने देखा सैलिसिलिक एसिड बनाने का तरीका। अब हम नेक्स्ट रिएक्शन की यहाँ पर बात करते हैं। सैलिसिलिक एसिड का बनाने का एक और तरीका हम देखते हैं यहाँ पर। ठीक है, वन मोर मेथड टू फॉर्म सैलिसिलिक एसिड यूजिंग फिनॉल। तो इस मेथड को हम बोलते हैं कोल्बेज रिएक्शन।
ठीक है, इट इज नेम्ड आफ्टर अ साइंटिस्ट हुज नेम वाज कॉल्बे। कॉल्बेज रिएक्शन। तो मिस्टर कॉल्बे ने क्या किया, इन्होंने लिया फिनॉल और फिनॉल पर डाला NaOH। तो अच्छा, NaOH डालने का मतलब क्या है, क्या आप मुझे बता सकते हैं, ये हर रिएक्शन में हम NaOH क्यों डाल रहे हैं फिनॉल पर? वो H+ ले ले। तो उससे क्या फायदा होगा हमारा, सिर्फ NaOH का वेस्टेज किया हमने या कुछ फायदा हुआ? फिनॉक्साइड आयन बनेगा। फिनॉक्साइड आयन क्यों बनाना चाहते हैं हम? मोर रिएक्टिव है वो। या देखो O- जो है, O- का प्लस M OH के प्लस M से ज्यादा होता है, तो इलेक्ट्रॉन डोनेशन O- का ज्यादा होने के कारण ये बेंजीन ज्यादा इलेक्ट्रॉन रिच हो जाती है, तो उसी की वजह से हम यहाँ पर इसको फिनॉक्साइड आयन में कन्वर्ट करते हैं। तो हमने लिया O-। ठीक है, इस तरह से हमारे पास O- है। चलो इसको मैं थोड़ा सा और अच्छे से दिखा देता हूँ आपको। तो हमारे पास है O- इस तरह से। ठीक है, अब O- पर यहाँ पर हम डालते हैं CO2। पहले स्टेप में हम डालते हैं इसके ऊपर CO2, इस तरह। CO2 को मैं थोड़ा इस तरह से लिख रहा हूँ आपको दिखाने के लिए। तो अब देखो, हमने यहाँ पर इस तरह से डाला CO2, तो क्या होता है कि ये इलेक्ट्रॉन्स जब बेंजीन रिंग में आएंगे तो ये जो डबल बॉन्ड है ये जाकर इस कार्बन पर अटैक करता है इस तरह से। ठीक है, तो फाइनली यहाँ पर हमें क्या मिलता है, आप इसको इस तरह से समझ सकते हैं कि फाइनली हमें यहाँ पर मिलता है वी हैव डबल बॉन्ड O और यहाँ पर जुड़ा C डबल बॉन्ड O- जो यहाँ पर H था वो H फिर से यहाँ पर निकल गया और यहाँ पर बना बेंजीन OH COO- और इस पर हमने एसिडिफिकेशन किया, तो फाइनली हमें मिल गया वही सर सैलिसिलिक एसिड। यस, सर आपने पिछले बार बोला था कि हाइड्रोजन पास वाली कार्बन किस पर अटैक करेगा? या ठीक है, वैसा भी कर सकते हो आप। एनीवे द प्रोडक्ट विल बी सेम। ठीक है, एनीवे विल गेट द सेम प्रोडक्ट, इट डजंट मैटर मच। ओके सर। ठीक है, तो इस तरह से आपको यहाँ पर भी सैलिसिलिक एसिड मिल जाता है। तो दीज आर टू रिएक्शंस जहां से हमको सैलिसिलिक एसिड मिलता है। इज दिस क्लियर टू एवरीवन? इज दिस क्लियर टू एवरीवन? यस सर। यस सर। ठीक है, देखो मेनली आपको रायमर-टाइमन रिएक्शन में कंफ्यूजन हो सकता है, तो वो आपको याद रखना है कि रायमर-टाइमन रिएक्शन में अगर आपने CHCl3 यानी क्लोरोफॉर्म यूज किया तो आपको मिलेगा बेंजीन OH CHO, मतलब अल्डिहाइड मिलेगा। और अगर आपने CCl4 यूज किया तो आपको मिलेगा सैलिसिलिक एसिड। इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ठीक है, चलो नेक्स्ट हम यहाँ पर देखते हैं रिएक्शन ऑफ फिनॉल विद जिंक डस्ट। रिएक्शन ऑफ फिनॉल विद जिंक डस्ट। तो ये एक काफी सिंपल लेकिन इंपॉर्टेंट रिएक्शन है जो आपको यहाँ याद रखनी है कि ये जो जिंक है यहाँ पर, ठीक है, दिस जिंक इजिली लूजेस इलेक्ट्रॉन्स। अगर ये इलेक्ट्रॉन्स आसानी से लूज करता है तो मतलब इसका क्या होगा, ऑक्सीडेशन। ये जिंक जो है, ये जिंक आसानी से इलेक्ट्रॉन्स लूज करता है, तो जो इलेक्ट्रॉन्स लूज करते हैं उसका मतलब उनका होता है ऑक्सीडेशन, और दूसरों को वो करते हैं रिड्यूस। ठीक है, तो जिंक यहाँ पर एज ए रिड्यूसिंग एजेंट बिहेव करता है। और अगर हमने फिनॉल पर गलती से डाल दिया जिंक डस्ट का मतलब है जिंक का पाउडर,
अगर हमने गलती से फिनॉल के ऊपर जिंक डस्ट डाल दिया तो क्या होगा, ये जिंक फिनॉल को रिड्यूस कर देगा और हमें मिल जाएगा प्योर बेंजीन, और ये जिंक खुद हो जाएगा ऑक्सीडाइज और बन जाएगा जिंक ऑक्साइड। ठीक है, ये सिंपल सी रिएक्शन आपको याद रखनी है। इसी तरह हम यहाँ पर एक और रिएक्शन की बात करें, दैट इज ऑक्सीडेशन ऑफ फिनॉल। ऑक्सीडेशन ऑफ फिनॉल, तो जैसे मैंने कल आपको बताया था कि हम कुछ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स यहाँ पर यूज करते हैं, और उनमें से एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट था K2Cr2O7 along with H2SO4, एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट। ठीक है, तो ये जो एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट या फिर सोडियम डाइक्रोमेट है, ये फिनॉल को ऑक्सीडाइज कर देता है। तो ये हमारे पास फिनॉल था, चलो इसको हम ऐसे लिख लेते हैं। ठीक है, इसको हमने ऐसे लिख दिया, ये हमारे पास फिनॉल है, और फिनॉल पे या तो आप डाल दो K2Cr2O7 या फिर Na2Cr2O7। ये एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, प्लस along with H2SO4, this acts as a strong oxidizing agent। तो ये इस फिनॉल को ऑक्सीडाइज कर देता है, और इस तरह से हमें एक प्रोडक्ट मिलता है। ठीक है, आफ्टर रीअरेंजमेंट वी गेट लाइक दिस, एंड दिस कंपाउंड इज नोन एज बेंजोक्विनोन। इस तरह से यहाँ पर फिनॉल का ऑक्सीडेशन होता है और हमें ये प्रोडक्ट मिलता है। इज दिस क्लियर? क्या ये सबको समझ में आता है? Yes, sir. तो यहाँ तक जो हमने फिनॉल की रिएक्शंस डिस्कस की, इज दिस क्लियर टू एवरीवन? सर इसकी मैकेनिज्म Yes, क्या है? इसका मैकेनिज्म, देखो इसका मैकेनिज्म वैसे आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आप इतना समझ सकते हो कि यहाँ पर जो रेजोनेंस होगा, ठीक है, जब यहाँ पर रेजोनेंस होगा तो रेजोनेंस होने के कारण उनमें से एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऐसा बनता है कि यहाँ पर इस तरह से हमें एक प्रोडक्ट मिलता है विच इज नोन एज बेंजोक्विनोन। ओके सर। ओके, लेट्स डू सम एग्जांपल्स नाउ। कुछ क्वेश्चंस देखते हैं हम। जैसे मान लो आपको दिया जाए कि हमारे पास है जैसे मान लो हमारे पास है ये कंपाउंड है, और इसके ऊपर हमने डाला कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4, तो आपको बताना है कि इसका मेजर प्रोडक्ट क्या बनेगा। व्हाट विल बी इट्स मेजर प्रोडक्ट? ठीक है, ये आपको बताना है। और दूसरा आपको ये बताना है that you have to explain that why ortho and para nitrophenols are more acidic as compared to phenol। चलिए जल्दी से बताइए। चलिए जल्दी से बताइए। पहले वाले में क्या प्रोडक्ट मिलेगा आपको? पहले वाले में क्या प्रोडक्ट मिलेगा?
सर पहली 1 मिथाइल साइक्लोहेक्सेन। 1 मिथाइल। अच्छा, ये डबल बॉन्ड की पोजीशन भी जरा स्पेसिफाई कर दो कि डबल बॉन्ड कहाँ लगा हुआ है। क्या डबल बॉन्ड नंबर 1 कार्बन पे लगा हुआ है? यस। देखो, मैं आपके सामने 2 प्रोडक्ट्स यहाँ पे लिखता हूँ, आपको बताना है कौन सा मेजर होगा। एक बन सकता है ये, और एक बन सकता है ये। आपको बताना है कौन सा मेजर होगा। सर सेकेंड वाला क्यों ये मेजर होगा? अल्फा हाइड्रोजन। अल्फा हाइड्रोजन ज्यादा हैं, ठीक है। या फिर आप ऐसे बोल सकते हो मोर नंबर ऑफ हाइपर कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर्स। इसमें हाइपर कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर ज्यादा बनेगी, तो ये मेजर होगा। आपको ये समझ में आता है कि इस केस में ये 2 प्रोडक्ट्स बन सकते हैं, ये और ये? क्या ये सबको समझ में आता है? बताइए जल्दी से। क्या ये सबको क्लियर है कि इसमें 2 प्रोडक्ट्स बन सकते हैं, ये और ये? यस सर। ठीक है। अच्छा, मुझे सिर्फ इतना बता दो कि क्या इसमें कार्बोकेटाइन इंटरमीडिएट बनता है इस रिएक्शन में? Yes, sir. ठीक है, गुड। चलो, अब सेकंड आपको ये पूछा है कि why orthonitrophenol's and paranitrophenol's are more acidic as compared to ordinary phenol, and you have to explain this by showing the resonating structures of the respective phenoxide ions. क्या क्वेश्चन सबको समझ में आया? यस सर। Yes. तो आप कैसे करेंगे इसको बताइए। सर NO2 इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होता है, ठीक तो है, वो ऑक्सीजन के OH वाले ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी रिड्यूस कर देगा, जिसकी ओके वजह से वो O को जल्दी लीव कर पाएगा। ओके, ठीक है। चलो, ये तो बात हो गई कंसेप्चुअल, मतलब आपने थ्योरी के हिसाब से बता दिया कि सर फिनॉल पर एक नाइट्रो ग्रुप लगा हुआ है, और ये नाइट्रो ग्रुप जो है वो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, तो इसकी वजह से एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी। अब आपको यहाँ पर उसने पूछा है कि आपको रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर शो करके बताना है। तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स आप कैसे शो करोगे? मान लो जैसे आपको दिया है कि हमारे पास ये जो फिनॉल था, हमारे पास, तो ये जो फिनॉल था हमारे पास, इस फिनॉल ने जब अपना H+ लूज किया, तो ये हमारे पास बना O-। अब आप O- के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स शो कर पाओगे यहाँ पर? क्या आप मुझे ये बता सकते Yes. हो कि O- के कितने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनेंगे? तीन। ओ सर 4। 4? अच्छा, किसने बोला 4? देखो, 4 नहीं, इसके 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनते हैं, ठीक है। फिर आप बना के देख सकते हो तसल्ली से, इसके 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स आपको मिलेंगे, 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, ठीक है। तो अब देखो, हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं कि जब हमारे पास ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल था, तो जब ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल था हमारे पास, तो उस केस में अगर ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल ने अपना H दिया, तो ये क्या बन जाएगा? O- फिनॉक्साइड आयन बनेगा इस तरह से, और यहाँ पर लगा हुआ है हमारे पास NO2 ग्रुप, ठीक है। आपको इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बना के ये दिखाना है कि ये ऑर्थो पे नाइट्रो ग्रुप लगे होने के कारण ये फिनॉक्साइड आयन ज्यादा स्टेबल हो गया। फिनॉक्साइड आयन अगर स्टेबल होगा, तभी तो वो अपना H+ रिलीज करेगा ना, और तभी ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल एसिडिक रहा होगा। तो आपको ये शो करना है रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बना के कि किस तरह से इसमें रेजोनेंस होता है NO2 के होने के कारण, मतलब इलेक्ट्रॉन्स का डिलोकलाइजेशन ज्यादा हुआ, और उसकी वजह से इस फिनॉक्साइड आयन की स्टेबिलिटी ज्यादा हो गई, तो ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल ज्यादा एसिडिक हो गया। आपको ये शो करना है। तो बेसिकली आपको यहाँ पर ऑर्थोनाइट्रोफिनॉक्साइड और पैरानाइट्रोफिनॉक्साइड की रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बना के दिखाना है। दिस इज द पर्पस, ठीक है। तो क्या आप इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बना सकते हो? Yes.
चलो हम एक एग्जांपल देख लेते हैं और फिर पैरा का आप खुद कर लेना। तो यहाँ पर ऑक्सीजन ने अपने इलेक्ट्रॉन्स दिए इस तरह से, तो यहाँ पर ये जो डबल बॉन्ड था इसके इलेक्ट्रॉन्स आ गए इस कार्बन पर, तो ये कुछ इस तरह से बना हमारे पास, that we have here double bond O and these two double bonds are as it is, ठीक है। और यहाँ पर आया नेगेटिव चार्ज इस कार्बन पर, और यहाँ पर लगा हुआ है NO माइनस, यहाँ पर है प्लस एंड डबल बॉन्ड O। अब ये जो नाइट्रोजन, ये जो इलेक्ट्रॉन्स थे इन्होंने यहाँ पर दिए अपने इलेक्ट्रॉन्स, और ये इलेक्ट्रॉन्स आ गए ऑक्सीजन पर, तो ये बना कुछ इस तरह से। इसे आप कुछ इस तरह से समझ सकते हैं। यहाँ पर डबल बॉन्ड O, दिस इज एज इट इज। यहाँ पर आगे हमारे पास डबल बॉन्ड N, ठीक है, और यहाँ पर है O माइनस और ये है O माइनस, इस पे है पॉजिटिव +1, ठीक है। अब जो यहाँ पर ये दूसरा ऑक्सीजन था ये भी यहाँ पे अपने इलेक्ट्रॉन्स देता है, तो अब ये जो डबल बॉन्ड यहाँ बना, दिस डबल बॉन्ड ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दे गो हियर, ठीक है, इस तरह से यहाँ पर हुआ। तो जब ये ऐसा होगा तो ये इलेक्ट्रॉन्स उठ के यहाँ आ जाएंगे, और ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये उठ के यहाँ आ जाएंगे, और ये इलेक्ट्रॉन्स फिर से ऊपर चले जाएंगे। तो फाइनली आपको क्या मिलेगा यहाँ पर, ये बन गया ऊपर जाकर O माइनस, ठीक है, और ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ आ गए, ये डबल बॉन्ड उठकर यहाँ आ गया, और ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ आ गए, और यहाँ पर आपके पास फिर से हो गया डबल बॉन्ड NO, और यहाँ पर हो गया O माइनस एंड दिस इज प्लस। तो देखो आप, इस नाइट्रो ग्रुप ने यहाँ पर रेजोनेंस में पार्टिसिपेट किया और इलेक्ट्रॉन्स को थोड़ा अच्छे से डिलोकलाइज कर दिया, तो उसकी वजह से ये फिनॉक्साइड आयन यहाँ पर स्टेबल हो गया। और यही एक रीजन है कि ये फिनॉक्साइड आयन स्टेबल होता है NO2 के इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग नेचर के कारण। देखो यहाँ पर NO2 जो है ये इस रिंग से इलेक्ट्रॉन्स को विड्रॉ कर रहा है, तो इसकी वजह से ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल इज मोर एसिडिक देन फिनॉल। इसी तरह से आप पैरा नाइट्रोफिनॉल के फिनॉक्साइड आयंस का भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना के यहाँ पर दिखा सकते हैं, ठीक है। इस तरह से आप यहाँ पर दिखा सकते हैं कि हमारे पास O माइनस है, और इस बार नाइट्रो ग्रुप लगा हुआ है पैरा पोजीशन पर। इस बार नाइट्रो ग्रुप अगर हम लगा दें पैरा पोजीशन पर, O माइनस एंड प्लस, तो यहाँ पर भी आप रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स दिखा सकते हैं। क्या आप पैरा नाइट्रो फिनॉक्साइड के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स खुद से बना सकते हैं? यस Yes, सर। sir. ठीक है, तो इन दो तरह से देखो मैं आपको बता के दिखा देता हूँ जल्दी से। सो लेट अस से वी हैव हियर, तो हमारे पास यहाँ पर ये जो O माइनस है, ठीक है, दिस O माइनस विल गिव इट्स इलेक्ट्रॉन्स। तो ये जो O माइनस है हमारे पास, इसने अपने इलेक्ट्रॉन्स दिए यहाँ पर बेंजीन रिंग में इस तरह से। ये इलेक्ट्रॉन्स उठ के आ गए यहाँ पर, ये इलेक्ट्रॉन्स आ गए यहाँ पर, और ये डबल बॉन्ड चला गया इस ऑक्सीजन के ऊपर। तो यहाँ पर आपको कुछ इस तरह से मिलेगा, that we have here double bond O and this double bond is as it is, ये double bond यहाँ आ गया, and here we get double bond N O minus plus O minus। अब क्या होगा, ये ऑक्सीजन फिर से अपने इलेक्ट्रॉन्स यहाँ देगा, ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ देगा, और ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ चले जाएंगे और फिर से ऊपर चले जाएंगे। तो आपको इस तरह से यहाँ पर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स मिल जाएंगे कि इलेक्ट्रॉन्स का यहाँ पर अच्छे से डिलोकलाइजेशन हुआ, और इस कंपाउंड की स्टेबिलिटी बढ़ चुकी है इस NO2 ग्रुप के होने के कारण। क्या ये सबको समझ में आता है? तो इस तरह से आप रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनाकर बोर्ड में ये क्वेश्चन सॉल्व करके दिखा सकते हैं कि ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल्स आर मोर एसिडिक एज कंपेयर टू ऑर्डिनरी फिनॉल। ठीक है, इज दिस क्लियर टू एवरीवन? Yes, sir. Any doubts still here Yes. in what we discussed today? No, sir. ठीक है, Yes, sir. तो यहाँ पर हम फिनॉल्स की रिएक्शन कंप्लीट करते हैं। सो वी डिस्कस्ड हियर अबाउट रिएक्शंस ऑफ फिनॉल, एंड प्रीवियस टू दैट वी डिस्कस्ड अबाउट रिएक्शंस ऑफ अल्कोहल्स। ठीक है, so we conclude here and then we'll continue about ethers in next class.
ओके थैंक यू सर। Thank you, sir.